सर आवाज नहीं आ रही। उनको कैसा हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है क्या मेरी? अब आ रही है? गुड इवनिंग एवरीवन। मैसेज में जोर शोर से सब मैसेज कर दिए हैं बच्चे, भर भर के मैसेज कर दिए हैं, है ना। सबसे पहले तो आप सभी को गुरु नानक जयंती की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ। इससे प्रीवियसली था, हम क्लास नहीं था उस दिन, हम विश नहीं कर पाए, ठीक है। लेट विशेष, ठीक है। चलो, पूरा मैसेज में पूरा चैट हो गया, टेक्स्ट कर दिए बच्चे बहुत सारा, ठीक है। बढ़िया बढ़िया। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है सभी के? सब बढ़िया हो? मजे में हो? सब मजे में हो सर? ठीक है। तो स्क्रीन विजिबल होगा। तो मैंने लास्ट क्लास में बेटा आपको ना इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ाया था, इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ाया था और क्वेश्चन दिया था, बहुत सारा होमवर्क दिया था, कम से कम 10-15 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है कि नहीं किया सर? आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया? अरे अरे म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। अरे बेटा म्यूट कर लो, डिस्टर्ब हो रहा है, म्यूट कर लो, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बेटा? सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। मैंने आपको इंटीग्रेशन सिखा दिया था। आज हम वेक्टर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 मिनट लेंगे हम, छोटा सा आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन समझाने वाले हैं, उसके बाद हम वेक्टर शुरू कर देंगे। तो आज का लेक्चर जो है इट्स ऑल अबाउट वेक्टर्स, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट वेक्टर्स ओनली। आप मैथ्स में पढ़ोगे डेफिनेट। अरे जो भी बेटा डिस्टर्ब कर रहे हो म्यूट कर लो, ठीक है। क्लास को डिस्टर्ब ना करो। डेफिनेट इंटीग्रेशन 5 मिनट में खत्म करते हैं। मेन जो हमारी क्लास है वो वेक्टर्स की है, ठीक है बेटा। हमने इससे पहले ना जितने भी इंटीग्रेशन किए बेटा, उसमें हम याद करते थे, हम ऐसे करते थे साइन एक्स। जब इसको करते थे तो मान लो कॉस एक्स आता था प्लस सी लिखते थे। हाँ जी सर लिखते थे। दैट सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी का मतलब सर हमको उसकी वैल्यू नहीं पता है कि कहां से कहां तक उसकी एक्चुअल वैल्यू आ रही है। डेफिनेट उसको कहते थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट मतलब हमको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है सर। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो उसका मतलब होता है हमको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। अगर मान लो सर मैं यहां लगा दूंगा लिमिट, मैं यहां बोल दिया सर पाई बाय 4 से पाई बाय 2। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको पता है? लिमिट लगा दे कहने का मतलब है सर मुझे पता है कि वो ग्राफ कहां से शुरू हो रही है कहां से खत्म हो रही है। तो अब मेरे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब मेरे पास डेफिनेट आंसर आने वाला है। अब सी वाला कोई खेल नहीं है सर कि कांस्टेंट यूज करो मुझे पता नहीं कहां से कहां तक आ रहा है, नहीं पता, ऐसा वाला सीन नहीं। अब कौन सी हटा देना सर, डेफिनेट में सी नहीं आता कहीं भी, ठीक है। हमारे पास लिमिट आ गया, इसे कहते हैं हम अपर लिमिट, इसे हम कहते हैं बेटा अपर लिमिट, इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, ठीक है बेटा। तो जब भी इसको सॉल्व करोगे, मान लो हम इसको इंटीग्रेट करना जानते हैं सर, कितना आएगा cos x तो आएगा इंटीग्रेट करने के बाद, फिर लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, फिर हम क्या करते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, हम किसको इंटीग्रेट किए सर, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए। तो जब अपन आप लिमिट को पुट करते हैं तो लिमिट कैसे पुट करते हैं सर, जहां जहां x है सबसे पहले आपको पुट करना होगा अपर लिमिट दैट इज ul, जहां जहां x है माइनस लगाना है हमेशा, जहां जहां ओरिजिनल फंक्शन है फिर से x है दैट इज लोअर लिमिट लगा के सॉल्व करना है। दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट। तो लगाओ सर cos पाई बाय 2 माइनस cos पाई बाय 4, दिस विल बी द फाइनल आंसर, यू विल गेट द फाइनाइट आंसर। कोई सी वी का यूज करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। cos पाई बाय 2, cos 90 सर होता है 0, cos 90 होता है 0 और cos पाई बाय 4 होता है 1/√2। तो आंसर कितना आएगा सर, -1/√2। क्या एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है सर आपको? कोई सी का यूज नहीं है। दिस इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। आ रही बात आप लोग को समझ में सर? ये 5 मिनट का टॉपिक था, मैंने बाकी आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड वहीं तक सीमित है सर, इतना आपको आना चाहिए। आ रही बात समझ में बेटा? और डेप्थ में पढ़ना है इंटीग्रेशन तो ये 1 महीना 20 दिन चलने वाला टॉपिक है।
काफी बड़ा टॉपिक है ये, हम मैथ्स क्लास तो अटेंड नहीं कर रहे हैं अभी, हम बेसिक मैथमेटिकल टूल सीख रहे हैं। तो इतना मेरे को लगता है कि सफिशिएंट है, जिससे आप फिजिक्स में फंसोगे नहीं। ठीक है, कर लोगे सॉल्व सर, कर लोगे सॉल्व, बोलो। अगर मैं दे दूं सर ए की पावर एक्स dx 4 से 2 करना है, तो क्या होगा सर? ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स, और जहां जहां लिमिट है वहां वहां लगा दो सर, जहां जहां एक्स है वहां वहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लो सर, आ गया आंसर आपका। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही सर? दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। इज एवरीवन गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग हियर सर? व्हाट आई एम सेइंग हियर, 5 मिनट्स आपने इंटीग्रेशन सफिशिएंट कर लिया, डिफरेंशिएशन भी सफिशिएंट कर लिया, मोर देन सफिशिएंट कर लिया। ठीक है, सभी को क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो मैं नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल जो आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वेक्टर्स पे जंप करूंगा सर। सो वेक्टर पे हम जंप करते हैं सर। चलो, so welcome everyone again to the next mathematical tool and most important mathematical tools for physics, that is vectors. Welcome you all to the lecture 1 of this part chapter. क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं सर, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं वो आपको बता देता हूँ। वेक्टर्स में बेटा हम पढ़ेंगे आज, या पूरे चैप्टर में बता देता हूँ। स्केलर्स क्या होते हैं समझेंगे, वेक्टर्स क्या होते हैं समझेंगे, और प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है समझेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं, एक्स वाई जेड जो भी पार्ट है वेक्टर का आपको इस पूरे वेक्टर सीरीज में सीखने मिल जाएगा। आज का जो लेक्चर है उसमें हम स्केलर्स क्या होता है समझेंगे, और वेक्टर्स क्या होता है समझेंगे, वेक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होता है समझेंगे, और अगर समय रहा तो हम यूनिट वेक्टर भी समझेंगे, और साथ ही साथ मैथमेटिकली कैसा दिखता है वेक्टर, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी सीखेंगे सर। टाइप्स ऑफ वेक्टर आज नहीं हो पाएगा सर, ठीक है, लंबा है सर टॉपिक, है ना। चलो, और ये ऐसा टॉपिक है मैंने बच्चों को देखा है स्ट्रगल करते हुए, अगर वेक्टर समझ नहीं आया तो स्ट्रगल करते हैं बच्चे, तो मैं चाहता हूं कि आप स्ट्रगल ना करो। तो आपका स्वागत है इस लेक्चर में वेक्टर के साथ। वेक्टर समझने से पहले वेक्टर की बातें अगर हमको करनी है तो उसका दूसरा भाई स्केलर को भी समझना पड़ेगा। स्केलर को समझ के हम उसको साइड लाइन कर देते हैं। एक बार स्केलर देख लेते हैं। स्केलर इज अ क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी दैट इज फुली डिस्क्राइब बाय अ मैग्नीट्यूड ओनली, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब सर एक नंबर हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो ओनली, दैट इज नोन एज स्केलर, दैट इज नोन एज सर स्केलर। बात समझ में आ रही है क्या? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, मैं मैग बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म में बार बार, मैग्नीट्यूड निकलता नहीं है सर, तो मैग बोलूंगा बार बार, ठीक है। तो कहने का मतलब है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ नंबर हो वो होता है स्केलर। स्पीड होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। वॉल्यूम मतलब होता है मीटर क्यूब में होता है। मास होता है केजी में, जैसे मैंने लिख दिया 2 किलो। 2 किलो कहने का मतलब सर कोई डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि 2 किलो ईस्ट में है, 2 किलो वेस्ट में है, 2 किलो साउथ में, कोई डायरेक्शन हमको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है सर। स्पीड बोलता हूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना दूरी तय किया, कितना समय लिया, किस तरफ गया, ईस्ट दिशा में गया, वेस्ट दिशा में गया, मैं कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहा हूँ। दैट इज स्पीड, एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब तक हम डायरेक्शन की बातें नहीं करेंगे, दिशा की बात नहीं करेंगे सर, तब तक हम स्केलर को डील कर रहे हैं, ये मान के चलना आपको। समझ में आ रही? जितने भी एनर्जी पढ़ोगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जहां जैसा एनर्जी आपका नाम दिखे, जैसा भी एनर्जी दिखे इसका मतलब आंख बंद करके स्केलर क्वांटिटी सर, ठीक है। समझ में आ रही बात? टाइम, हम कभी ऐसा बोलते हैं क्या 2 सेकंड हो रहा है पूर्वी दिशा में, 2 सेकंड हो रहा है उत्तर दिशा में, नॉर्थ दिशा में, ऐसा नहीं बोलते ना। टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता, अभी तक तो डायरेक्शन नहीं होता है, इतनी बात तय। आ रही बात समझ में? ये होगा स्केलर। लेकिन सर हम यहाँ स्केलर पढ़ने के तो नहीं बैठे हैं सर, स्केलर पढ़ने नहीं बैठे हम सर, वेक्टर पढ़ने बैठे। आपको अगर नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हो सर, नो वन विल स्टॉप यू, आप नोट करो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जांपल्स ऑफ स्केलर भी पता होना चाहिए, एग्जाम में कभी कभी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं सर। पूछ देगा स्पीड क्या है, पता नहीं सर,
फंस जाओगे ना फिर, वो चीजें नहीं होनी चाहिए आपके साथ। चलो बेटा इसको नोट कर लो। नोट हो गया। अब सर स्केलर तो है कह दिया हमने, अब स्केलर कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड और साथ में उसका यूनिट भी होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट का मतलब मैंने आपको पढ़ाया है यूनिट डायमेंशन बार बार चिल्ला चिल्ला के, यूनिट का मतलब क्या होता है आपको अच्छे से पता है सर, सभी को पता होगा है ना, कोई नई बात तो नहीं है। और सर आपको स्केलर में ना एक बात पता होगी, मैंने आपको बोला है 2 मीटर प्लस 2 मीटर ऐड करना है, तो यू कैन वेरी इजिली ऐड एंड आंसर मी 6 मीटर। हाँ सर क्या गणित पढ़ाते हो सर, वाह सर। 2 मीटर प्लस 2 मीटर 4 मीटर होता है ना सर, सही बात है। तो आप सिंपल मैथ से इसको ऐड कर सकते हो, कोई आपको नया मैथ्स नहीं जानना है, तो इसे हम कहते हैं सिंपल अलजेब्रा। तो स्केलर्स फॉलोज सिंपल अलजेब्रा। 2 मीटर प्लस 2 मीटर 5 मीटर होता है, हमको पता है सर है ना, बहुत तेज है हम। आ रही बात समझ में। चलो अब बात करते हैं असली खिलाड़ी की जो है वेक्टर। चलो सर, अब वेक्टर एक बेटा ऐसा क्वांटिटी होता है, और स्केलर में एक बात लिख लेना, मैंने बोल देता हूँ बहुत सारी बातें, आपको लिखने भी आना चाहिए। स्केलर फॉलोज सिंपल अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा फॉलो करता है वो मेंशन कर देना सर है ना। वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है, जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, वैसे ही वेक्टर एक क्वांटिटी है जिसके पास तीन दो चीजें होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला तो न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, जिसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्शन भी होना चाहिए, अभी मैं आऊंगा धीरे धीरे ठीक है। उसके पास कोई ना कोई दिशा भी होना चाहिए। हाँ जी सर। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे नहीं कि मेरे को अगर डायरेक्शन दिख गया मैग्नीट्यूड भी दिख गया सर, तो मैं सिंपल आंख बंद करके वेक्टर बोल दूंगा, ये जरूरी नहीं है। जब तक तीसरा पॉइंट ना फॉलो कर ले कि वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जब तक फॉलो ना कर ले, तब तक हम किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर है ये नहीं बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, तो उसको वेक्टर होने के लिए इस कैटेगरी में आना पड़ेगा। कौन सी कैटेगरी सर? उसके पास मैग होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। तीसरा, वो सिंपल अलजेब्रा फॉलो नहीं करेगा, 2 मीटर प्लस 2 मीटर 5 मीटर वाला हमने जो पढ़ा था वो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, हम सिंपली वेक्टर को ऐसे ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से एडिशन पढ़ना पड़ता है, उसे कहते हैं वेक्टर एडिशन। जो वेक्टर एडिशन फॉलो करेगा और दोनों क्वांटिटी अपने दोनों एग्जांपल ऊपर के लिखे हुए मैग एंड डायरेक्शन वो भी होगा, तभी हम किसी क्वांटिटी को वेक्टर कह सकते हैं। क्या सभी को क्लियर है सर? क्या सभी को क्लियर है सर? क्या सभी को क्लियर है सर? एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर आर फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क, ये सारे क्या है सर? वेक्टर्स हैं। सारे क्या है सर? वेक्टर्स है। वेरी इंपॉर्टेंट सर, एग्जाम्पल्स भी पता आपको होना चाहिए। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही सर? अभी आएगी, धीरे धीरे आएगी, अभी सिर्फ डेफिनेशन है इसलिए नहीं आ रही है, मैं जब फील कराऊंगा तो मजा आएगा सर। पहले तीन कंडीशन तो याद करो, पहले एबीसीडी तो सीखो। ठीक है, चलो नोट कर लिए सर। चलो क्या बात है, तीन चीजें याद रखनी है वेक्टर में। नोट कर लिए, थम्स अप कर देंगे, रिएक्शन ओके, कुछ ना कुछ रिएक्शन दे देंगे ठीक है। अच्छा, जब आप 12th में बेटा पढ़ोगे ना करंट, एक सेकंड, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था बेटा, करंट जब आप 12th में पढ़ोगे ना, तो करंट के पास ना डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन बेटा वो ना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, मैंने बताया था तीन नेसेसरी पॉइंट्स होंगी तभी वेक्टर कहलाएगा। तो करंट जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट को हम एज ए स्केलर ट्रीट करते हैं सर। ठीक है, आप 12th में पढ़ोगे ठीक है आगे जाके। क्लियर है सभी को? क्लियर है सर, क्लियर है, वाह वाह, क्या बात है।
ठीक है सर। अब सर वेक्टर को दिखना भी तो चाहिए ना, वेक्टर कैसा होता है सर, वो भी तो जान ले, वेक्टर दिखता है कैसे वो भी तो जाने सर, तभी तो मजा आएगा ना। ठीक है, मैंने जो आपको जहां पर एग्जांपल दिया मैं 2 मिनट में समझा देता हूँ। जब आप करंट पढ़ोगे तो करंट को हम एम्पियर से डिनोट करते हैं। मान लो 1 एम्पियर करंट जा रहा है यहाँ पर, यहाँ से 2 एम्पियर करंट जा रहा है। करंट का सबको बेसिक डेफिनेशन आता है चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर सर 2 एम्पियर है, इसका मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि 2 कूलम, कूलम मतलब चार्ज का होता है यूनिट सर। सर रिपीट कर दो, इंटरनेट प्रॉब्लम थी। मैं कह रहा हूँ कि 2 एम्पियर करंट जा रहा है सर, तो इसका मतलब 2 कूलम 1 सेकंड में जा रहा है। 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम 1 सेकंड में जा रहा है। सर चार्ज को आप ना तो बना सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जितना चार्ज यहाँ आ रहा है, जितना चार्ज यहाँ आ रहा है, उतना चार्ज यहाँ भी जाएगा। डायरेक्शन तो दिख रहा है हमको सर, लेकिन सिंपल एडिशन फॉलो करता है, तो 1 + 2 3 हो जाएगा सर। 3 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो करेगा। अगर ये वेक्टर होता करंट तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते थे। समझ में आ रही है क्या बात? ये हम इसको ऐसे कर सकते हैं, दैट्स वाई करेंट क्या कहलाता है, एक स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। ये वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है सर। ठीक है, बच्चे बोल रहे सर वेक्टर एक्सप्लेन कर दो, हमको मिस हो गया। मैं बोल रहा हूँ वेक्टर होने के लिए, वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास 3 चीजें होने चाहिए। पहला चीज होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू तो होनी चाहिए, उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। दूसरा होता है उसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए, दिशा कोई ना कोई होनी चाहिए। तीसरा फोर मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज कि खाली दिशा और मैग्नीट्यूड होने से हम वेक्टर नहीं बोलेंगे। जब तक वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो ना कर ले तब तक हम उसको वेक्टर नहीं बोलेंगे सर। समझ में आ रही? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम पढ़े नहीं है, सुने भी नहीं है सर, अभी सुन रहे हैं पहली दफा। जब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आ रही बात आपको समझ में? ये होता है वेक्टर। आ रही बात? चलो, ये एग्जांपल समझ में आपको? अब सर वेक्टर दिखता कैसा आपको बताता हूं सर, वेक्टर दिखता कैसा है। ठीक है, वेक्टर के पास होती, वेक्टर को शो करने के लिए हम एरो का यूज करते हैं, एक सिंपल से एरो का यूज करते हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं उसकी टेल मतलब पूंछ, इसको हम बोलते हैं सर हेड मतलब उसका सर। ठीक है सर, समझ में आ रही है? अब इसकी जो लंबाई है सर, जब आप इसको स्केल से नापोगे कितना लंबा एरो है सर, उसको जब आप नापोगे तो इसका लेंथ से आपको क्या आइडिया मिलने वाला है? जितनी उसकी लंबाई होगी उसका मतलब आपको क्या समझ में आना चाहिए, क्या दे रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन? ये बता रहा है कि उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है सर, मतलब कितना न्यूमेरिकल वैल्यू उसके पास है। आ रही है बात समझ में? लेंथ ऑफ वेक्टर टेल्स यू अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। कान खोल के आराम से सुन लो। अब सर इसका डायरेक्शन ध्यान से देखो। डायरेक्शन कहां से कहां होता है सर, कहां से कहां होता है? टेल से लेकर हेड तक, मतलब टेल टू हेड। ये टेल है, ये हेड है, तो दिशा कौन बताएगा सर? टेल टू हेड। जिस तरफ भी हेड पॉइंटेड रहेगा उस तरफ आपको समझ जाना चाहिए कि वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है। क्या समझ में आ रही सर? क्या समझ में आ रही है? 2 बातें मैंने आपको बता दी। वेक्टर सिंपली एक एरो की तरह दिखता है, उसकी एक हेड होती है, उसकी एक टेल होती है। उसकी जो लंबाई होती है उससे हमको आइडिया मिलता है कि उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 10 है, 5 है, 6 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी लेंथ है उसके हमको आइडिया मिलती है। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? टेल टू हेड। टेल से हेड को जोड़ूंगा तो उस तरफ मुझे उस वेक्टर की दिशा मिलेगी सर। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? ये तो पिक्चर हो गया। जैसे आप मेरे पिक्चर देख पा रहे हो ना, देख पा रहे हो। अब सर इसको मैथमेटिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर ऐसा दिखता है। आपको मैं गाड़ी बोलूं कि कार कैसा दिखता है तो आपको दिमाग में आता है ना, 4 चक्का होता है, एक बॉडी होती है, उसकी स्टीयरिंग होता है, गियर होता है। कार ऐसा दिखता है। तो वेक्टर दिखता है कैसा बेटा? ऐसा दिखता है। एरो होगा, हेड होगा, टेल होगा। आ रही बात समझ? फिर सर बात करते हैं कि वेक्टर को कैसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बात बताऊंगा, ध्यान से देखना। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ए कोई एक वेक्टर है, ए अल्फाबेट है, ए कोई एक वेक्टर है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे?
ये ए एक वेक्टर है, हमको कैसे आइडिया मिलेगा सर? जब मैं किसी भी वेक्टर के ऊपर एक साइन मार दूं, ऐसा एरो बना दूं, तो इसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ये बता रहा है कि ए इज अ वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या? ए इज अ वेक्टर। जैसे हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा था फोर्स के बारे में, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी सर। यस सर, मैंने पढ़ाया था। तो फोर्स को डिनोट करना है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या होगा? लो सर, ये हो गया वेक्टर। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर, लेकिन सर वेक्टर कैसे होगा समझ में आएगा हमको, उसके ऊपर एरो लगा हुआ दिखेगा तो उसका मतलब कि वो वेक्टर क्वांटिटी है सर। हाँ जी सर। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। लो सर, ये सारे एग्जांपल से वेक्टर है। ठीक है। अब एक बात बताना, ये हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अब जब वेक्टर को मैं किसी मॉड के अंदर रखूंगा, जैसे यहां रखा हूं सर, ये मॉड, इसे बोलते हैं मॉड, मॉड के अंदर रखूंगा, तो वो हमको किसके बारे में बताएगा सर? वो बताएगा कि उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सर उसकी लंबाई कितनी है। ये लंबाई जो दिख रही है ना, ग्रीन लाइन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा सर? ए वेक्टर का मॉड विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या आपको क्लियर है सर? क्या क्लियर है यहां तक? क्या बात है। अच्छा, अब मैं कुछ बताने वाला हूं, उस पर गौर करना। ठीक है, ये आगे बात समझ में। इधर देखो सर, प्लॉट करने बोल रहा है। एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। एक वेक्टर है, ए वेक्टर बोल रहा है हमको, गिवन है। अब क्या बोल रहा है? अलोंग ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में कोई ए वेक्टर है जिसका 2 मीटर का मैग्नीट्यूड गिवन है, और दिशा के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दिया। इसको प्लॉट करो। तो कैसे प्लॉट करूंगा सर? वेक्टर दिखता है एक एरो की तरह, ये इसका दिशा बताता है। दिशा किस तरफ जाना चाहिए? ईस्ट की ओर। ईस्ट की ओर जाऊंगा, और ये लंबाई कितना होनी चाहिए सर बताओ? ये होनी चाहिए 2 मीटर के बराबर। ये हो गया आपका ए वेक्टर के बराबर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सर? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सर? अगर मैं बोलूं ड्रॉ अ वेक्टर 3 मीटर वेस्ट, अलोंग वेस्ट, इसका मतलब उसकी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए सर 3 मीटर की लंबाई होनी चाहिए, और दिशा किस तरफ होनी चाहिए? वेस्ट की तरफ। ये हो गया वेक्टर। अब मैं बोल दूं सर 5 मीटर अलोंग नॉर्थ वेस्ट, तो कैसे बनाएंगे सर? 5 मीटर अलोंग नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहने का मतलब है ना तो वो नॉर्थ है ना तो वो वेस्ट है, दोनों के बीच में आ रहा है। ये एंगल 90 डिग्री होते हैं, दोनों का बीच मतलब 45 डिग्री पे। ये लो सर 5 मीटर वाला ये ए वेक्टर बन गया। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही सभी को? ये बेसिक एकदम आ रही है सर सभी को? ये ड्रॉ कर लोगे? ये कैसे ड्रॉ करोगे? ये बढ़िया, इसको ड्रॉ करो सर। क्या बोल रहा है सर? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये लो सर, ये ईस्ट है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। कैसा बनाएंगे सर? सर रिपीट करना। अरे ये वेक्टर ड्रॉ करना है, कोई एक ए वेक्टर है, इसकी दिशा गिवन है, तो इसकी मैग्नीट्यूड तो 4 मीटर की होगी सर। ठीक है सर, कोई बात ही नहीं है। लेकिन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का कहने का मतलब क्या होता है सर? ईस्ट से 60 डिग्री किस तरफ होना चाहिए? नॉर्थ की ओर। तो ईस्ट से एंगल मैं किधर से नापूंगा? लास्ट वाले से। ईस्ट से
60 डिग्री नॉर्थ की ओर होने वाला ये हो गया आपका ए वेक्टर। समझ में आया कि सर? सभी को समझ में आया कि बेटा 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट कह लूं या 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ कह लूं, क्या एक ही मतलब है क्या सर? यही सब बातें फंसती आगे जाके। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की ओर। अरे हाँ कि ना? सेम चीज नहीं बनेगा सर? अरे बोलो बेटा, सेम चीज बनेगा नहीं बनेगा? ये सारी चीजें फंसती आगे जाके। बेसिक्स क्लियर है, सब कुछ क्लियर होगा। ये बताओ सर कैसे बनेगा? बन गया सबका? 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से 30 डिग्री वेस्ट की ओर। ये सर वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो साउथ से एंगल बनाएगा 30 डिग्री का वेस्ट की ओर। ये बन गया आपका ए वेक्टर। कितना इसकी लंबाई होनी चाहिए सर? 4 मीटर का लंबाई होना चाहिए। उसकी दिशा किस तरफ होनी चाहिए? वेस्ट ऑफ साउथ। क्या समझ में आ रहा है बच्चों को बात कि नहीं आ रहा है बेटा? क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? क्या क्या बात है? क्या बात है सर? अगर आपको आ रहा है सर तो अब मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर सिखाता हूं। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर सिखाता हूं सर। अब डायरेक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको? नेक्स्ट हेडिंग डालना सर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है सर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। सबसे पहला वेक्टर, पहला प्रॉपर्टी सॉरी, क्या होता है सर? मान लो कोई एक वेक्टर है, एफ वेक्टर है। ठीक है सर, वेक्टर है, हाँ जी सर। जब भी किसी वेक्टर को, अच्छा मान लो ये नॉर्थ ईस्ट की ओर तरफ पॉइंटेड है, इसकी दिशा क्या है सर? नॉर्थ ईस्ट। अगर मैं इस वेक्टर को पैरेलली, इसके पैरेलल कहीं कहीं शिफ्ट करता हूं, तब तक वो वेक्टर सेम रहेगा। जब तक भी हम किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं विदाउट रोटेटिंग, ठीक है, विदाउट रोटेटिंग मतलब इसको घुमाना घुमाना कहीं नहीं है, सिर्फ ये एक वेक्टर है, मान ये दूसरा वेक्टर है, तो इसके पैरेलली मैं कहीं भी रख सकता हूं, तब तक वेक्टर विल रिमेन अनचेंज। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखना, if a vector is rotate, if a vector is shifted parallelly without rotating, rotate घुमाना घुमाना नहीं है, vector remains unchanged, vector remains unchanged। that means अगर ये कोई वेक्टर f है, इसके पैरेलल में मैं फिर से ड्रॉ कर दूं तो ये फिर से क्या रहेगा सर? ये f वेक्टर ही रहने वाला है। इसको उठा के कहीं भी रख दूं मैं पैरेलली, ये लो वेक्टर f वेक्टर, यहाँ रख दूं तो पैरेलल f वेक्टर। जब तक वो वेक्टर पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं तब तक वेक्टर बदलेगा नहीं। आ रही बात समझ में? क्या आ रही बात समझ में सर? वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी सर, जब भी आप किसी वेक्टर को रोटेट करते हो, मान लो ये ए वेक्टर है, मेरे सारे समझदार बच्चे बोलेंगे सर ए वेक्टर किस तरफ पॉइंटेड दिख रहा है आपको? ईस्ट की तरफ पॉइंटेड है। अभी मान लेते हैं, जैसे ही मैं इसको रोटेट कर दूंगा, ये ए वेक्टर है, ऐसे घुमा दिया, तो क्या ये अभी भी ए वेक्टर रहने वाला है सर? क्या अभी भी ए वेक्टर रहने वाला है? एक वेक्टर ना, एक वेक्टर के लिए उसकी दिशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस वेक्टर को मैं अभी ये ईस्ट तरफ था, अब मैं ऐसे घुमा दूंगा, तो क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है सर? नहीं है।
क्योंकि इसकी दिशा ईस्ट थी, इसकी दिशा नॉर्थ ईस्ट है, दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। सो बोथ दोस वेक्टर आर नॉट सेम। ये अगर ए वेक्टर कहला रहा है तो ये कुछ ना कुछ बी वेक्टर बनेगा, ये ए वेक्टर नहीं है सर, दिस इज डिफरेंट वेक्टर। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है बेटा? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? So we cannot say that this B vector is equal to A vector. We cannot say because both have different directions, sir. No problem, sir. No problem. आ रही है बात समझ में? थीटा डिग्री से मैं रोटेट कर दिया। और एक बात याद रखना, इसकी लेंथ को मैं कंप्रेस या एनलार्ज नहीं कर रहा हूं, लेंथ को सेम रख के रोटेट कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि 5 मीटर का है, मैंने इसको 6 मीटर लंबा खींच दिया और रोटेट कर दिया, ऐसा नहीं। सिर्फ रोटेट कर रहा हूं, कीपिंग द लेंथ सेम। लेंथ सेम रखूंगा तो वेक्टर चेंज हो जाएगा सर। ए वेक्टर is rotated by any angle other than 360, vector will change, vector will change। इसका कहने का मतलब लिखना, इसको लिखो सेकंड प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे। इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एनी एंगल, थीटा इज द एंगल, अदर देन 360 डिग्री, वेक्टर विल चेंज, वेक्टर विल चेंज, वेक्टर बदल जाएगा सर। क्या बोले सर? समझ नहीं आया? बता रहा हूँ, लिखो लिखो। कहने का मतलब है सर, किसी भी एंगल से रोटेट कर लो, किसी भी एंगल से रोटेट कर लो सिवाय 360 डिग्री के, तब तक वेक्टर बदलता रहेगा। सर क्या बोल रहे हो? अरे बेटा ये बोल रहा हूं कि ये वेक्टर है, मान ले ये ए वेक्टर है, जब तक मैं इसको किसी भी एंगल पे घुमा देता हूं तो ये ए वेक्टर नहीं रहने वाला। अब मान लो फिर इसको घुमा के मैं कहीं यहाँ ले आता हूँ, दूसरा वेक्टर एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मैं इसको घुमा के, इसी वेक्टर को घुमा के मैं कुछ ऐसा ले आया, तो क्या अभी जो पहले हमारे पास वेक्टर था ए वेक्टर, क्या ये अभी भी ए वेक्टर रहेगा कि दूसरा वेक्टर बन जाएगा? सर दूसरा वेक्टर बन जाएगा, बी वेक्टर, बिकॉज इसकी डायरेक्शन आपने बदल दी। सिंपल भाषा में, जब तक आप उसको 360 डिग्री से ना घुमा लो, मान लो कि ए वेक्टर है, उसको मैं ए घुमा घुमा के फिर से घुमा के घर ले आया, फिर से 360 डिग्री घुमा दिया, तो क्या वेक्टर चेंज हुआ कि सेम रहा? पहले वो ईस्ट डायरेक्शन में फोकस था, अब भी किस तरफ उसका डायरेक्शन है सर? ईस्ट डायरेक्शन। तो जब तक 360 डिग्री नहीं होगा तब तक चेंज होगा, जब 360 डिग्री हो जाएगा तब कोई भी चेंज नहीं होगा सर। क्या आपको समझ में आ रही है? मान लो कोई बी वेक्टर है, 360 डिग्री घुमा के ले आया, तो फिर से क्या बनेगा सर? बी वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना था बच्चों को, ठीक है? चलो तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा प्रॉपर्टी में एक चीज याद रखना, मैंने यहाँ पास वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड सेम रखा है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब दोनों की लेंथ सेम रखी है, डायरेक्शन बदला है। डायरेक्शन बदलेगा तो वेक्टर इक्वल नहीं हो सकती, ध्यान देने वाली बात है सब, ठीक है? लेंथ को चेंज नहीं किया है। चलो थर्ड प्रॉपर्टी, किसी भी दो वेक्टर को इक्वल होने के लिए, फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल, किसी भी दो वेक्टर को मैं तुलना करके बोल रहा हूं कि दोनों वेक्टर अगर इक्वल है तो क्या क्या चीजें हैं जो होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली बात, दे मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर अगर है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, दोनों को अगर मैं आपस में इक्वल बोलना चाहता हूं तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होने चाहिए सर, एक राइट करना है। संगरूर के बच्चों क्या बोलना चाह रहे हो फिर से बताना।
डार्क कलर नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो? फर्स्ट प्रॉपर्टी, अच्छा फिर से आ रहा हूँ, दे मस्ट हैव सेम डायरेक्शन ऑल्सो। किसी भी वेक्टर को, लो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, किसी भी दो वेक्टर को इक्वल होने के लिए, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला सर? मैंने बोला कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दोनों, दे मस्ट रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। भाई मैं फोर्स से इक्वेट कर सकता हूँ, फोर्स को मोमेंटम से बराबरी करा सकता हूँ क्या? इक्वेट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। तो कोई अगर ए वेक्टर है जो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी वेक्टर के इक्वल बोलना है तो वो भी फोर्स को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ए वेक्टर को इक्वल बोल रहा हूँ बी वेक्टर के बराबर, और बी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को या किसी और चीज को, ऐसे हम इक्वल नहीं बोल सकते। ठीक है, किसी भी दो वेक्टर को इक्वल होने के लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। आ रही बात समझ में? अरे आ रही है कि नहीं? चलो, चलो सर, फोर्थ प्रॉपर्टी, इन इक्वालिटी नहीं होती इसमें। ठीक है, इनइक्वालिटी इज नॉट डिफाइंड इन वेक्टर, इनइक्वालिटी इज नॉट डिफाइंड इन वेक्टर। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने ये वाला साइन देखा होगा कहीं ना कहीं, तो हम बोलते हैं ना कि ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन हम वेक्टर को कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि F1 वेक्टर इज ग्रेटर देन F2 वेक्टर। हम ये चीज वेक्टर के साथ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। या तो फिर F1 वेक्टर इज लेस देन F2 वेक्टर, ये नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं, हम वेक्टर के पास दिशा होती है और मैग्नीट्यूड होती है। ये वेक्टर लिखा हुआ है मैंने, वेक्टर के लिए इनइक्वालिटी डिफाइन नहीं होती है, क्योंकि वेक्टर की लंबाई को तो हम नाप सकते हैं ना सर, तुलना तो कर सकते हैं ना, छोटा है कि बड़ा है। तो ये पॉसिबल है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये मैग्नीट्यूड है सर, उसके ऊपर एरो नहीं बना हुआ है। मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ F1, या फिर खाली F1 बोल लो, दोनों का मतलब सेम है। दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जहां F1 वेक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल, बट दिस कैन बी डन। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बातें? आ रही सभी को समझ में? ठीक है, मैक को कंपेयर कर सकते हैं लेकिन वेक्टर कंपेयर नहीं कर सकते। चलो, अगर बात समझ में आ रही तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। नोट कर लिए? चलो, अब लिखना एंगल बिटवीन वेक्टर्स। पांचवा है एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। अब मैं बता दिया, आज कल जाके भूल जाओगे तो मेरी गलती नहीं है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जॉइन देयर टेल्स। किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो उनको उनके पूंछ से जोड़ दो सर, तब आप एंगल बोल सकते हो कि वो एंगल है। अदरवाइज दैट वोंट बी कॉल्ड एज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। मान लो सर, ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, दोनों क्या पूंछ से जुड़े हुए हैं, टेल से जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों के बीच का, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बोल सकता हूँ। एंगल बिटवीन द वेक्टर बोल सकता हूँ, यस सर। लेकिन अगर मान लो सर, अगर मान लो सर, एक वेक्टर ए है सर,
ये वेक्टर बी ऐसा है। अब क्या करूं सर? क्या मैं इसे एंगल बोल सकता हूँ क्या? कितने बच्चे यस बोल रहे हैं, कितने बच्चे थम्स डाउन कर सकते हैं? क्या इसे एंगल बोल सकता हूँ क्या? बोल सकता हूँ बोल रहे हैं। वेरी गुड। अमृतसर, वेरी गुड। लुधियाना गर्ल्स, वेरी गुड। अभी तो मैंने साफ साफ हिंदी अक्षरों में बोला है कि जब तक दोनों की पूंछ हमको जुड़े हुए नहीं दिखेंगे, तब तक हम उसके एंगल, दोनों के बीच को एंगल नहीं बोल सकते। ये इसके हेड से इसका पूंछ जुड़ा हुआ है, इसको एंगल बोलना मैंने सिखाया क्या? नहीं सिखाया। तो दिस इज नॉट अ एंगल, दिस इज नॉट द एंगल। ठीक है बेटा, समझ में आ रही मेरी बात? चलो, सबसे पहले हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा सर, क्या बात है सर, क्या बात है। एक बात बताओ, ये कोई ए वेक्टर है सर? ये कोई बी वेक्टर है सर? ये मान लो ऐसी गिवन है, मुझे पता नहीं कितना गिवन है, मान लो ये गिवन है, ये मान लो 120 डिग्री गिवन है। गिवन है, आपको बोल रहा है फाइंड एंगल बिटवीन द ए एंड बी वेक्टर, कितना होगा निकालने बोल रहा है। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स? हाउ? क्या मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर सिखाया सर? कुछ कुछ तो तिगड़मबाजी कर सकते हैं। कैसे सर? क्या हम किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो क्या वेक्टर बदलता है क्या? यस वाले थम्स अप करेंगे, नो वाले थम्स डाउन करेंगे। क्या वेक्टर बदलता है? हाँ बोलने वाले थम्स अप, ना बोलने वाले थम्स डाउन। फटाफट। क्या किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर बदलता है? संगरूर बोल रहे हैं कि सही है? बोलते हैं, क्या कर बोलते हैं? तलवारा के बच्चे बोल रहे हैं बोलते हैं। भाई अभी सबसे पहला प्रॉपर्टी सिखाया मैंने, किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर नहीं बदलता है। तो इस बी वेक्टर को मैं उठा के इधर ले आता हूँ, इधर ले आया बेटा, तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या आपको? कोई दिक्कत वाली बात है क्या सर? अभी भी तो बी वेक्टर रहेगा ना? अरे बोलो। दिशा तो अभी भी वही है उसकी, लेंथ भी वही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत क्या आ रही थी, ये टेल टू टेल नहीं जुड़ा था, टेल टू टेल नहीं जुड़ा था। लेकिन मैंने ऑपरेशन लगाया, मैंने प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर सर से पढ़ा है कि मैं पैरेलल तो शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये टेल टू टेल जुड़ा है, तो ये एंगल तो मुझे चल गया पता, ये तो एंगल की जरूरत है हमको। बेटा अगर ये 120 है तो तूने स्ट्रेट लाइन तो पढ़ा होगा, तो ये कितना एंगल होगा बेटा? 60 डिग्री। ये भी कितना होगा सर? 60 डिग्री। बोल बेटा हाँ कि ना। समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई सर? अरे आई कि नहीं आई? ये 60 डिग्री इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। आ रही बात समझ में? अरे स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री होता है भाई, क्या कर रहे हो? ठीक है, ये कंप्लीटली 180 डिग्री होता है। ये 120 गिवन है तो ये 60 डिग्री नहीं होगा क्या? होगा। ठीक है सर, टेल टू टेल जुड़ा होना चाहिए तभी हम इसको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बोल सकते हैं। ठीक है सर। चलो, एक क्वेश्चन करके बता दो। ये 95 डिग्री है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर बताना है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर? मान लो 95 डिग्री गिवन है, मान लो। क्या होगा इसका आंसर?
85 बोल रहा है बच्चा। क्या बात है, अमृतसर के बच्चे 85 बोल रहे हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे 100 है। चलो, 2 बच्चों का आंसर आया। संगरूर से आया, लुधियाना, एमटीएस लुधियाना गर्ल्स। अरे बेटा, मैं किस सिखाया हूं ना ऑपरेशन, कि वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। बी वेक्टर को मैं नीचे से ऊपर ला सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत वाली बात है क्या किसी को? कोई दिक्कत वाली बात है क्या सर? पैरेलल शिफ्ट क्यों? पहले उसकी दिशा मान लो नॉर्थ वेस्ट थी, तो अभी भी तो नॉर्थ वेस्ट है ना, मैंने दिशा तो चेंज नहीं की ना सर, सिर्फ उसको उठा के पैरेलल शिफ्ट कर दिया। तो क्या ये अब टेल टू टेल जुड़ा है क्या? यस सर, जुड़ा हुआ है। ये अगर 95 है तो ये कितना होगा सर? 85। हाँ जी सर। ये अगर 85 है तो बेटा ध्यान से देखो, अगर क्या ये अभी टेल टू टेल जुड़ा हुआ है क्या सर? अभी भी नहीं जुड़ा हुआ है सर। क्या मैं इसको अब यहां से यहां लेफ्ट शिफ्ट कर सकता हूं ऐसे? अरे बोलो बेटा, पहले पैरेलल शिफ्ट के एक बार यहां लेके आया, दूसरी बार यहां लेके आया, क्या अब ये टेल टू टेल शिफ्टेड है सर? हाँ जी सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एंगल अपने को, इसी को बोलेंगे एंगल विद द वेक्टर्स। कितना आंसर होगा सर? 85 डिग्री। अरे बेटा, ये 85 है तो ये भी तो 85 होगा ना। तो आंसर इज 85 डिग्री। मैंने 2 बार पैरेलल शिफ्ट किया, पहले यहां लेके आया, फिर यहां लेके गया सर। आज सभी को बात मैंने बोला, जॉइन बिटवीन द टेल्स। टेल से जुड़ा होगा, कॉमन टेल से, तभी उनको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बोल सकते हैं। क्या क्लियर है बेटा आप सभी को? क्लियर है सभी को? क्लियर है सर। चलो आगे चलते हैं। हम टाइप्स ऑफ वेक्टर हम शुरुआत करने वाले हैं, वो हम कल करेंगे सर। लेकिन कल करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यूनिट वेक्टर के बारे में। ठीक है? यूनिट वेक्टर होता क्या? किसी भी एक वेक्टर के पास 2 चीज होना चाहिए सर। क्या क्या होना चाहिए, मेरे समझदार बच्चे बता सकते हैं? मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं सर, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड, या तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, सिंपल ए लिखा मतलब मैग्नीट्यूड, या तो ए वेक्टर के साथ मॉड लगा हुआ है इसका मतलब मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया? एक वेक्टर बना होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, डायरेक्शन के साथ साथ। डायरेक्शन को दिखाने वाला जो वेक्टर होता है उसे हम एक कैप बोलते हैं। कैप लगा दिया मतलब इसका मतलब ये क्या बता रहा है? दिस इज डायरेक्शन वेक्टर। तो एक वेक्टर के पास 2 चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन वेक्टर। हाँ या ना सर? मैंने पढ़ाया था आपको, एक वेक्टर कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हाँ या ना सर? इसी में हम जब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर में, तो पहला वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, जो कोई क्वांटिटी नहीं होता है सर। वो कोई क्वांटिटी नहीं है एक्चुअली में, उसका सिर्फ जिंदगी में एक ही लक्ष्य है, एक ही काम है, मुझे दिशा बताना है। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है सर? 1 के बराबर होता है। ठीक है? उसकी लंबाई हमेशा कितनी होगी? 1 यूनिट होगी। समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पर इसका मान लो कोई कोई ए वेक्टर है, अगर मैं इसको बोल दूं ए इज अ यूनिट वेक्टर, तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए सर बताओ तो? उसकी मैग्नीट्यूड होना चाहिए 1 के बराबर। समझ में आया? दैट वेक्टर विल बी कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी सर? 1 होगी। और एक्चुअली में ये किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसका जिंदगी में एक ही काम है, सिर्फ दिशा बताना। ये कोई एक्चुअली में क्वांटिटी नहीं है सर। जस्ट लाइक डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स जो कि एक्चुअली में क्वांटिटी होते थे, लेकिन यूनिट वेक्टर इज नॉट अ क्वांटिटी, सिर्फ ये डायरेक्शन बताने के लिए हेल्प करता है। ठीक है? ये हम कल शुरू करेंगे, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कल की क्लास के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। स्केलर्स क्या होता है, वेक्टर्स क्या होता है, एग्जाम्पल्स भी देखे थे, फिर बताया था करंट का बढ़िया से एग्जाम्पल देके, करंट क्यों नहीं होता है सर। और वेक्टर मैंने 3 बातें बोली थी, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं भूलना है कभी भी।
जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करेगा उसको हम वेक्टर नहीं कह सकते सर, ठीक है। जस्ट लाइक करेंट, जो वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है। फिर मैंने वेक्टर कैसे दिखता है बताया था, वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताया था मैथमेटिकली, प्लॉट करना सिखाया था, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर सिखाया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं भूलना है बेटा, रिकॉल करके आना है घर पे जाके। पैरेलल शिफ्ट करने से चेंज नहीं होता, रोटेट कर लो अदर देन 360 डिग्री, तब तक वेक्टर चेंज नहीं होगा, चेंज होगा सॉरी। अगर 360 डिग्री से रोटेट कर दूंगा तो वेक्टर अनचेंज रहेगा। ओके सर। दो वेक्टर को इक्वल होने के लिए मैंने कुछ कुछ चीजें बताई थी, सेम मैप होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, और मस्ट रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। वेलकम बेटा, वेलकम, ठीक है। और इनइक्वालिटी डिफाइन नहीं होती है वेक्टर्स के लिए, मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी। दो वेक्टर का एंगल लिखने के लिए हमको दोनों को कॉमन टेल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। नहीं जुड़ा हुआ है तो हमको प्रॉपर्टी यूज करके उसको कॉमन टेल से जोड़ना होगा सर। पैरेलल शिफ्ट करना है, जो शिफ्ट करना देखा जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक हमने बात की और मैंने आपको यूनिट वेक्टर के बारे में एग्जांपल दे दिया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज सेकंड क्लास मिस नहीं करना है बिल्कुल भी, सेकंड क्लास इज वेरी क्रूशियल। थैंक यू क्लास, विल सी यू नेक्स्ट सेशन। वेलकम वेलकम।